हुआ है सुविधाओं की तरफ से कि वो अपनी कमर सीधा करके चल सके। लेकिन जिस तरह से हास्य कवि के जरिए आप जो टॉनिक बांटते हैं तो आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 न्यूज में आपके साथ नितिन माधव। मोदी सरकार ने रेल किराए में 14.2% बढ़ोतरी की है और माल भाड़े में 6.5 की बढ़ोतरी की है। इस महंगाई को लेकर मुंबई भर में सारे राजनीतिक पार्टियों और साथ ही साथ जनता ने विरोध जताया है। क्या चल रहा है मुंबई में, इस विरोध को लेकर जानते हैं हमारी इस खास पेशकश में। मोदी सरकार, मोदी सरकार, तो निर्मल, क्या कुछ वहां का माहौल है और क्या वहां पर मांगे हुई लोगों की? जी नितिन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी ने अच्छे दिन आने वाले हैं इस तरह का वादा किया था, उसके बाद में जिस तरह से रेल किराया बढ़ाया गया उसको लेके माननीय कृपाशंकर जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो इस तरह से मोर्चे का आयोजन कर रहे हैं। जो आम पब्लिक के ऊपर जिस तरह का बोझ पड़ा है उसको लेकर जनता अभी से परेशान होना शुरू हो गई है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर जी है जिन्होंने इस मोर्चे का आयोजन किया है, जिसके विरोध में कि बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे कि अच्छे दिन लाएगी, महंगाई कम करेगी, और सबसे पहला उन्होंने काम यह किया आते ही कि रेल का किराया बढ़ा दिया है। जी कृपाशंकर सिंह जी हमारे साथ में, उनसे ही बात करेंगे, सीधे उनसे पूछेंगे कि आखिर अच्छे दिन आने की बात जो की गई थी, जिस तरह से पब्लिक ने मैंडेट दिया था, उसके बाद में आज महंगाई का जो बोझ जो लादा गया है उस पर वो क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह की बात की थी बीजेपी ने, जिस तरह से सत्ता में जो वादों को लेके आज वो सब अधूरे रह गए और कह सकते हैं कि उन्होंने जो वादा किया था उसका उल्टा किया। जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार का एक नारा था कि अगली बार मोदी सरकार आने के बाद सबसे पहले जो अच्छे दिन की बात करने आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी नहीं है। और अगर भाजपा को आज की तारीख में कोई भाजपा दिखाई पड़ जाएगा तो भाजपा का मतलब भागो जनता पीटेगी। ये जनता थाली बजा के महिलाएं आई है, किस लिए आई है? सामान्य आदमी रेल से यात्रा करता है, सबसे पहले इतना बड़ा बोझ सामान्य आदमी के ऊपर पड़ा है। मैं आज इस माध्यम से हमारी महिलाएं बहनें थाली बजा के चेतावनी देने आई है। हमारा युवक कांग्रेस लोकतंत्र के माध्यम से इशारा देने आया है और रेल मंत्री से और प्रधानमंत्री से एक निवेदन करने आया है कि रेल का बढ़ा हुआ भाड़ा रद्द करो। अगर रद्द नहीं करोगे तो देश की जनता, हम सब लोग रास्ते पर उतर करके, जैसे तुम्हारी सरकार लाने के लिए कुछ लोगों ने कहा है, अगर यही अच्छे दिन है तो मोदी जी आने वाले समय में और कौन कौन से अच्छे दिन आएंगे? क्या भारत की जनता को भूखा मार के, उनके पेट को खत्म करके, उनकी पीड़ा को देकर के तुम अच्छे दिन लाने की बात करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्यों आवाज बंद है? क्यों आवाज नहीं निकल रही थी? अभी बीच में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, देश का प्रधानमंत्री शपथ ले रहा था, उस समय उन्होंने पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति को बुलाया। मैंने कहा था और आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब तुम नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता देके अपने जश्न को बुला रहे थे, क्या उस समय तुमको याद नहीं आया कि हेमंत करकरी की पत्नी को बुला लो? क्या तुमको याद नहीं आया कि विजय सालस्कर की पत्नी को बुला लो? क्या तुमको नहीं याद आया कि अशोक कामठे की पत्नी को उतार लो? क्या तुकाराम ओमले तुमको याद नहीं आए? क्या हेमराज सिंह और हमारा सुधाकर सिंह जिसका गला काट के पाकिस्तान ले गया, तुमको याद नहीं आए? मुझे लगता है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को हिंदुस्तान बुला करके उन्होंने हमारे जख्म को ताजा किया है। ये हिंदुस्तान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये
हमारी शुरुआत है, ये हमारी शुरुआत है। आगे आने वाले समय में जब जब ये सरकार हमारी जनता के खिलाफ, देश के नागरिकों के खिलाफ ऐसे कहते हैं कि मैं कुछ करे। जी, कड़वी दवाई पिलाने की बात कही गई थी। मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था कि किस तरह से अच्छे दिन आने बता रहा हूँ, यही राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था, एक सभा में रिकॉर्ड है कि नरेंद्र मोदी सिन है, इना सिन नहीं मोदी सिन है। वो ऐसा टैबलेट है कि जिसको जरा भी दर्द होगा मोदी सिन खाएंगे। मैं राजनाथ सिंह जी से पूछना चाहता हूं, भारत के आप गृह मंत्री हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, कहाँ है मोदी सिन? ये मोदी सिन खिला के गरीबों को रेल का भाड़ा बढ़ा करके तुमने अपने असली उसको बता दिया है। देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज हम सरकार में नहीं है, हम सरकार में नहीं बैठे हैं, हमको उसका गम जरूर है कि कहीं न कहीं हमने जनता के सामने अपनी वास्तविकता को पहुंचाने में रह गए होंगे। आज हम एक काली पट्टी लगा के निषेध करते हैं, कल सड़कों पर उतर करके हमें बताएंगे कि ये रेल का भाड़ा रद्द हुए बना, हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। जी, यही मोदी थे जिन्होंने जब कांग्रेस अपनी सरकार थी तब भाड़ा बढ़ाने की बात कर रही थी, तब इन्हीं मोदी ने ट्वीट किया था कि ये बिल्कुल गलत बात है कि इस समय पे रेलवे का भाड़ा जो बढ़ाया जाएगा तो आम जनता पे इसका बोझ पड़ेगा। आज उसी लाइन पे खुद मोदी चल रहे हैं। एक किस तरह का दोहरा मापदंड? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा चैनल 1 हो, हमारा आज तक हो, हमारा GTV हो, हमारा NDTV हो, स्टार हो, ABP हो, सभी न्यूज चैनलों से मेरी एक प्रार्थना है, उनकी बातों को आपके जरिए जनता ने देखा, उनका असली चेहरा देखा नहीं था, अब असली चेहरा उनका सामने आया है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, इसको लोगों तक पहुंचाइए, नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाइए, देश के प्रधानमंत्री के पास पहुंचाइए। और ये हमारा युवक कांग्रेस, ये हमारी महिला कांग्रेस, ये हमारा सेवा दल, ये हमारा नगर सेवक कांग्रेस का हमारा अध्यक्ष, ये सारे कांग्रेस कार्यकर्ता कृपा शंकर समेत हम इसकी शुरुआत आज किए हैं। और ये शुरुआत जो है तब तक बंद नहीं होगा जब तक रेल का भाड़ा रद्द नहीं किया जाएगा। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि जनता के वादों को पूरा करें, अन्यथा इस जनता ने हमको भी हमारे घर बिठाया है, तुमको घर बिठाने में समय नहीं लगेगा। कहीं 5 साल की सरकार तुम्हारी जो 60 महीने की बात करते थे, कहीं 1 महीने में ही जनता तुमको जवाब न दे दे, इसका ध्यान रखें। और ये रेल भाड़ा रद्द होना चाहिए, नहीं तो जी, चैनल 1 और लेमन न्यूज की हमेशा से कोशिश रही है कृपा शंकर जी की जो सच्चाई है लोगों के लिए वो हमेशा सामने लाई जाए, कोई भी हो, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। लेकिन हम बैठे थे जिस टाइम पे ये कवर कर रहे थे कि इलेक्शन के टाइम पे जो वादे किए गए थे, जहां जहां मोदी ने इंटरव्यू दिए थे, वहां पे इस बात को ही किया गया था कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 60 साल में देश को खोखला कर डाला है। लोगों में आपने देखा होगा फेसबुक पे, ट्विटर पे इसी तरह की बात जो चल रही थी, महंगाई की बात की जा रही थी कि महंगाई में आज दूध कहां पहुंच गया है, रेल किराए कहां पहुंच गए, ऐसा आने वाला है कि 2-3 साल में तो पूरा कोटा खाली हो जाए। अब वही मोदी बात कर रहे हैं कि ये जो कोटा खाली किया गया है जो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भरने के लिए हमें कहीं ना कहीं कड़वी दवाई पिलानी पड़ेगी। कितना आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? फेसबुक तो लोगों ने पढ़ा, फेस नहीं देखा था, फेस अब दिखाई पड़ रहा है, चेहरा अब दिखाई पड़ रहा है। किसी पिक्चर के गाना है कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छिपी रहे। तो आज असली सूरत इनका सामने आया है। देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस देश का भूखा पेट, इस देश की गरीबी, ये तो सीधा गरीबों के साथ एक तरह से मैं क्या कहूँ कि इतना बड़ा धोखा दिया है इस देश के गरीबों को, इस देश के सामान्य आदमी को न जनता माफ करेगी न देश माफ करेगा। जी, जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जब दिनेश त्रिवेदी तब रेल मंत्री थे, उन्होंने भाड़ा बढ़ाने की बात कही थी तो उनको पद से हटा दिया गया था, एक बोल्ड डिसीजन लिया था उस टाइम पे। तो आज सदानंद गौड़ा जी जो है, जिन्होंने रेल मंत्री बन के ये किराया जो बढ़ाया है, आपको लगता है कि बीजेपी को कहीं न कहीं इसी वे पे जाना चाहिए, आपको लगता है, या कहीं भी यह पूरी मिली भगत लगती है? अगर नैतिकता हो तो जिस दिन भाड़ा बढ़ाने की घोषणा की उसी दिन रेल मंत्री को पद से हटा। नैतिकता हो तो, नैतिकता है ही नहीं है। ये जो मुखौटा है, ये जो नकली चेहरा है, इस चेहरे से हम सब लोग सजग होकर के हम लोकतंत्र के माध्यम से हम वही करना चाहते हैं जो उन्होंने झूठे तरीके से फेसबुक से बताया। अब मैं उनकी बुक जो है हम खुद लिखेंगे, हम उनका चेहरा देखेंगे और उस फेसबुक को असली फेस सामने लाएंगे। और मुझे
देश की जनता ने हमारी पार्टी को नकारा है, हमने उसका स्वागत किया है। लेकिन जो आए हैं, अच्छे दिन लाए हैं, रेल किराया बढ़ाए हैं, अभी कितने लोग मरवाए हैं, उनके इतिहास को दोहराए हैं, तो मैं बोलता अगर यही अच्छे दिन आए हैं तो मुझे लगता है कि उनके अच्छे दिन होंगे जो सत्ता में बैठे होंगे, जिनको लाल बत्ती की गाड़ियां मिली होंगी, जिनको उनके अच्छे दिन होंगे। देश की जनता को अच्छे दिन नहीं आएंगे। फिर कहता हूं, बीजेपी भागो जनता पीटेगी। ये जनता सबसे सरोपर है। अगर भगवान के पास कोई किसी का निर्णय लेता है तो हमारी जनता लेती है। जनता ने निर्णय लिया, हमको घर बिठाया, हम फिर से उसी बात को लेकर के जो हमारी महात्मा गांधी की, हमारी कांग्रेस की परंपरा, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत करी देश की परंपरा को, आज हमारी सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब लोग कांग्रेस से मिल करके उसी दिशा में जाएंगे और जनता के सामने हम अपनी असली चेहरा जो था वही चेहरा लेके जाएंगे। लेकिन रेल भाड़ा रद्द होना ही चाहिए। इसके लिए ये हमारी आंदोलन की शुरुआत है। ये तो अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। जी कृपाशंकर जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, लाइव है हमारे साथ में, आप देख रहे हैं आज कृपाशंकर जी हमारे साथ में खड़े हैं। उनके सामने हम दूसरा सवाल रखेंगे कि इतना बड़ा मैंडेट मिला है, 350 से ज्यादा जज कह सकते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी और उसके साथी दल कह सकते हैं बेखौफ हो गए कि आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी का जो आपने मतलब बताया कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ऐसी स्थिति अभी फिलहाल 5 साल तक नहीं आने वाली है, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट है। वो जो है वो चीज देखेंगे हम 4 साल बाद जब इलेक्शन की तैयारी आएगी। अभी जो है फिलहाल उन्होंने जो चीजें बढ़ाने की बात कही है, कहीं ना कहीं आपके हिसाब से ये भी कह सकते कि कॉर्पोरेट की मदद करने की बात की जा रही है, तो क्या इस तरह से बेखौफ है? देखो, 4 साल 5 साल के लिए जनता ने लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में उनको चुन के दिया है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम 5 साल चुप रहें कि 5 साल के बाद जब सरकार जाने के समय हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारा लगाव जो है, हमारा जुड़ाव जो है वो आम आदमी से है, आम जनता से है। कांग्रेस पार्टी हमारी जो है 129 बरस की कांग्रेस की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान दी है, परिवार के लिए जान दी है। ये जान लेने वाले लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के परिवार के लोग जान देने वाले हैं। चाहे वो इंदिरा जी गांधी के ले लो, चाहे महात्मा गांधी के ले लो, चाहे राजीव गांधी के ले लो, आज भी श्रीमती सोनिया गांधी, अभी आते आते सरकार ने हमारी प्रियंका गांधी के सिक्योरिटी के बारे में, उनका एक राज्य मंत्री कहता है कि सिक्योरिटी विड्रॉ होगी। उस प्रियंका जी जो राजीव गांधी की पत्नी है, जो इंदिरा गांधी की ग्रैंड डॉटर है, जो सोनिया गांधी की पुत्री है, जो राहुल गांधी की बहन है, उसने चिट्ठी लिख के दे दिया कि हमारे से सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लो, हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमारी सिक्योरिटी देश की जनता करेगी। और वो निकल पड़ी बाहर। तो ये ऐसे ऐसे लोगों को, जो रिवेंजफुल लोग आए हैं, बदला लेने की भावना से आए हैं, जनता का किए गए वादों को पूरा करने नहीं आए, तो हम 5 साल के लोकतंत्र में उनकी सरकार है, लेकिन जनता जाग उठी है, जनता जाग रही है, जनता जागेगी तो ये भागेगी। जब जनता सोई रहेगी ये भी सोए रहेंगे। उनको हम चैन की नींद सोने नहीं देंगे। जनता के हित में, जनहित में, भारत देश के हित में हम उनको चैन से सोने नहीं देंगे। एक सवाल और, जिस चीज को लेके कांग्रेस को जनता ने नकारा था, कह सकते हैं महंगाई का बड़ा मुद्दा था। उस समय की जो बात करें तो महंगाई चरम सीमा पे, लोगों को यह लग रहा था कि लोग त्रस्त थे, चाहे गैस हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो। इसी मुद्दों को लेकर बीजेपी ने आगे बढ़ा था। उन्होंने कहा था हम अच्छे दिन लाएंगे, हम आपको इस तरह के वादे नहीं करते कि आपको 2 रुपए में चावल गेहूं दे देंगे, लेकिन आपको जिस तरह की एक रोटी है, आपकी जरूरी रोटी है, वो आप तक जरूर पहुंचेगी, ऊपर से लेकर नीचे तक का ये जो लेवल है ऊपर। आज आपके पास में मैंडेट की जो बात करें काफी संख्या में कम है, और आज आपको लड़ना है उस पब्लिक के लिए जो कहीं ना कहीं पछता रही होगी कि हमने क्यों वोट दिया मोदी को। आप उनको जगह पाएंगे और किस तरह से जगह पाएंगे, क्योंकि संख्या की बात करें विपक्ष में भी आप बहुत कम है। किस तरह से लड़ेंगे इस लड़ाई को जो बहुत ही कह सकते हैं कठोर है मोदी के सामने? इस देश की जनता सब पार्लियामेंट में नहीं बैठी है, लेकिन उस पार्लियामेंट में बैठने वाले लोगों को भेजने का काम इस देश का नागरिक किया है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब अपने इलाके में आएंगे तो यहाँ की जनता उनको जवाब देगी, उनको घेरेगी, उनको मजबूर करेगी कि बढ़ा हुआ भाड़ा ये करो। अच्छे दिन उनके आए हैं, बुरे दिन भारत देश के नागरिकों के आए हैं। इस बुरे दिन को, उनके अच्छे दिन को परिवर्तित करने का काम जब भी समय आएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, हमारे यहाँ के सामान्य नागरिक, हमारी बहनें, हमारा युवक, ये नहीं जा सकता, लेकिन जिनको बिठाया है उनका घर घेरेंगी, उनको रास्ते पे लाएंगी और रेल यात्रा बढ़ा हुआ माफ कराएंगी।
गैस की कीमत बढ़ने नहीं देंगे। जो हम जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने निर्णय लेते थे तो यही लोग किस ढंग का विरोध करते थे और कहा था कि पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के यहाँ आना नहीं चाहिए। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बुला करके, जब पिछली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने मुशर्रफ को बुलाया था। ये उनको बुला करके क्या बताना चाहते हैं? पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों से संबंध अच्छा होना चाहिए, लेकिन संबंध ऐसा होना नहीं चाहिए कि सुधाकर सिंह और हेमराज सिंह का गला काटने के बाद, संबंध बनाने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस देश की जनता एक एक नागरिक माफ नहीं करेगा, भारत माता का सपूत कभी ये माफ नहीं करेगा। जी, जिस तरह से बात कही गई थी जब नवाज शरीफ इधर आए थे या परवेज मुशर्रफ आए, तब बिरयानी की बात कही जा रही थी कि कांग्रेस है वो बिठा बिठा के बिरयानी खिला रही है और इस तरह से हमारे पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं। आज वही बीजेपी वही कांग्रेस की राह पे चल रही है, जो कांग्रेस ने रास्ता बनाया था बातचीत का, आज उसको ही फॉलोअप करना पड़ रहा है। क्या मानते हैं? ये भी एक दोहरी नीति हो गई उनकी कि जिस वक्त यहाँ पे हमला होता है, मोदी ने बात कही थी कि किसी भी तरह की बात नहीं की जाएगी जब तक जो सीमा विवाद है वो खत्म हो जाए, लेकिन आज उनको निमंत्रण दिया गया। सबसे पहले दिन का काम उनका ये रहा कि नवाज शरीफ जो है उनको न्योता दिया गया। ये किस तरह की राजनीति है? इस देश के महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। सम्माननीय प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी का मैं भाषण सुन रहा था। मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता का दिल दहल गया जब उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के मार्गों पर और दीनदयाल उपाध्याय के मार्गों पर चलेंगे। तो क्या महात्मा गांधी का मार्ग और दीनदयाल उपाध्याय जी का मार्ग एक ही था? क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी को महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थे? और उनकी हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे एक व्यक्ति नहीं था, विचारधारा था। क्या उस विचारधारा से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग हो गए हैं? या देश की जनता के सामने बता सकते हैं कि नाथूराम गोडसे आरएसएस का नहीं था? अन्यथा महात्मा गांधी का नाम लेना उतना ही घोर अपराध है जितना उनकी हत्या करना। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी का मार्ग क्या था। आज चुनाव खत्म हुआ है, आप पूरे बहुमत के साथ सत्ता पे बैठे हो, देश की जनता आपके किए गए वादों को देख रही है। आपने शुरुआत रेल यात्रा बढ़ा के किया है। ये भारत देश की जनता को धोखा नहीं दे सकते, मूर्ख नहीं बना सकते। आपने कहा मैं आसमान ला के दे दूंगा, आपने कहा सूरज ला के दे दूंगा, हमको एक मौका दीजिए। वो मौका देश ने दिया है। तुमने 60 महीने का मौका मांगा है, तुमने 5 साल का मौका मांगा है, लेकिन साल भी नहीं पूरा हुआ, महीने भी नहीं पूरे हुए, और आपने इस देश की जनता के सामने एक बड़ा, एक घोर अपराध मैं कह रहा हूँ, रेल यात्रा बढ़ा करके और ये कहना कि हम चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास रेल बने। क्या आप नहीं चाहते इस भारत देश की जनता वर्ल्ड क्लास नागरिक बने? क्या आप नहीं चाहते? क्या इस देश की जनता को मार करके वर्ल्ड क्लास बनाओगे? तो इससे अच्छा है गरीब जनता को इकट्ठे खड़े कर दो, ले लो हेलीकॉप्टर सेना की और वहां से बम छोड़ दो, इस देश की गरीब जनता मर जाए। वर्ल्ड क्लास हिंदुस्तान बना दो, वर्ल्ड क्लास रेल बना दो। वर्ल्ड क्लास रेल बनाने के बाद कल ही मैं सुन रहा था रेल मंत्री की आवाज, मैं सुन रहा था देश के हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब की भाषण वक्तव्य को, मैं सुन रहा था मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री के, हम वर्ल्ड क्लास रेलवे बनाना चाहते हैं, लेकिन गरीबों को मार करके गरीब मर जाए, वर्ल्ड क्लास हिंदुस्तान बन जाए। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी की उस परंपरा को पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जिस भारतीय संविधान को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का ढांचा सौंपा था, उस ढांचे के खिलाफ जाकर के इस देश का लोकतंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा और नहीं चलेगा। इसीलिए आज हम लोग सड़क पर आए हैं कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सौंपी थी, उस परंपरा को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो हमको मैंडेट मिला है, आपको बहुमत मिला है, आप सरकार चलाइए, लेकिन जनता के विरुद्ध चलाओगे तो हमको सरकार नहीं है। हम रास्ते पे आकर के हम उसका लोकतंत्र के माध्यम से उसका विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे। जी 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 हम ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद आपके पास फिर से हमारे साथ में कृपाशंकर जी बने रहेंगे। बहुत अहम सवाल अभी बाकी है। जिस गुजरात मॉडल की बात की गई थी, जिस गुजरात मॉडल को देश में लागू करने की बात की गई थी, वो मॉडल क्या यही है? कृपाशंकर जी हमको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में।
है जो करता है लड़कियों की तस्करी? विदेशों में कैसे करवाया जाता है देह व्यवसाय का गोरख धंधा? भारत से विदेशों में कैसे भेजी जाती हैं लड़कियां? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इतिहास में पहली बार ऑपरेशन दुबई पार्ट 2 चल रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोती सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। कौन है जो करता है लड़कियों की तस्करी? विदेशों में कैसे करवाया जाता है देह व्यवसाय का गोरख धंधा? भारत से विदेशों में कैसे भेजी जाती हैं लड़कियां? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इतिहास में पहली बार ऑपरेशन दुबई पार्ट 2 चल रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। सांता क्रूज में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपा शंकर सिंह जी वो महंगाई के विरोध में उतरे हैं और जनता उसका विरोध कर रही है। सीधा चलते निर्मल त्रिवेदी के पास जो वहां लगातार नजर बनाए बैठे हैं। इल्जाम लगाया था लीपापोती की थी। ये जो महंगाई बढ़ी है वो कांग्रेस की मोदी सरकार। जी फिर एक बार कृपा शंकर जी हमारे साथ में है। एक अहम मुद्दा जो बाकी रह गया है कि जो गुजरात मॉडल की बात की जा रही थी, देश में गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा और इस बेस पर बीजेपी को लोगों ने मैंडेट भी दिया, बीजेपी चुन के भी आई, अच्छी खासी उन्हें सीटें भी मिली। क्या यही गुजरात मॉडल है? ये बताएंगे हमें कृपा शंकर जी। जिस गुजरात मॉडल की बात की जा रही थी, वहां की तरक्की दिखाई जा रही थी, बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उसकी तरक्की और उसमें कंपैरिजन किया जा रहा था। गुजरात को नंबर 1 बताया जा रहा था। विदेशों में भी कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उन्होंने भी माना है कि गुजरात मॉडल काफी ताकतवर और सक्सेसफुल है। आज क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि गुजरात मॉडल का जो नंबर 1 है, भारत सरकार का गुजरात मॉडल नंबर 1 रेल भाड़ा बढ़ाया है। ये मॉडल नंबर 1 है। अभी कितने मॉडल आएंगे उसको हमको देखना है, लेकिन पहले मॉडल को ही हम उस मॉडल की जो भाषण में कहा करते थे आज सरकार में है। ये मॉडल नंबर 1 जो देश के नागरिकों के विरुद्ध एक मॉडल नंबर 1 पेश किया है, तो आने वाले समय में इनके मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4, मॉडल 5 जो भी आएंगे, हम इस मॉडल को ये मान के चल रहे हैं कि जिन परिस्थितियों में इस सरकार ने रेल भाड़ा सामान्य आदमी के ऊपर एक ऐसी मार मारी है, एक ऐसा मतलब दुख पहुंचाया है कि लोगों की आह जो है, लोगों की पीड़ा जो है, इनको टिकने नहीं देगी। जी 2002 के दंगे लोगों ने बुला दिए सिर्फ इस बेस पे कि हाँ अब देश चाहता है कि देश आगे बढ़े, लोग रोजगार पाए, लोग महंगाई से त्रस्त है, उनको कहीं छुटकारा मिले। इस चीज को बुला दिया गया जो 2002 में हुआ। लेकिन आज हालात वहीं के वहीं आके ठहरे। लोगों ने मैंडेट दिया, लेकिन शुरुआत जो की है बीजेपी ने कहीं ना कहीं की है महंगाई से। आज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोगों को भी पछतावा होगा इस चीज का? भारत देश के उन तमाम मतदाताओं ने सचमुच सब कुछ भुला करके, कांग्रेस पार्टी के किए हुए उन अच्छे कार्यों को भुला करके, इस देश के मतदाताओं को लगा था कि हो सकता है कि आज जिस स्थिति में हम हैं, जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, काश हम सब चीज भुला करके एक पार्टी के हाथों में सत्ता दे देंगे तो हमारी जो पीड़ा है, हमारा जो दर्द है वो कम हो जाएगा। लेकिन आज किसी शायर की मुझे एक लाइन याद आती है,
ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके बारे में किसी शायर ने कहा, मैं शायर ने सुना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुट्ठियों में नमक लेकर के फिरा कर रहे हैं, मेहरबानी करके अपने जख्म को इनको मत दिखाओ। तो आज उसी ढंग से जो जख्म को लेकर के लोगों को लगा था एक मरहम लगेगा, हमारे घाव ठीक होंगे। जो घाव थे उनको अब उनको मालूम पड़ा कि वो घाव नहीं था, वो काल्पनिक घाव था। उस घाव पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, मेरे घाव को और चिल्लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो घाव को लेकर के उनके नमक से लोग दूर भाग रहे हैं, क्योंकि नमक खाता है आदमी, मतदाताओं का मत लेता है, एक बड़ा विश्वास होता है। और लोकतंत्र 3 भागों में बटा है। 3 पहली प्रक्रिया होती है आश्वासन, दूसरी होती योजना, तीसरी होती है वचन पूर्ति। जब मतदाताओं के बीच में जाते हैं हम उनसे कहते हैं कि मैं आपके बीच में आया हूं, मेरी पार्टी के उद्देश्यों को लेके आया हूं, मेरी पार्टी के मैनिफेस्टो को लेके आया हूं। अगर आपने मुझे उस लायक बनाया तो मैं आपके जो नागरिक हित है, जो जनहित है, उस पर मैं काम करूंगा, चाहे विकास से जुड़ा हो, चाहे लोगों से जुड़ा हो। लेकिन जीत के आने के बाद दूसरी कड़ी होती योजना। योजना बनाने में भी समय लगता है, लेकिन ये सारी योजना बना करके लोगों के सामने धोखा देने का, झूठ बोलने का काम किए हैं। इसलिए वचन पूर्ति तो छोड़ दो, योजना ही गलत है, शुरुआत ही गलत है। तो मुझे लगता है उनके वादे वो क्या है, कहाँ है तेरे वादे, हम मारे गए तेरे वादे पे कोई गाना लोग गाते हैं, आज वो सच साबित हो रहा है कि वो गाना, वो लुभावने बात, वो तुम्हारे इसमें फंस गए हम, और फंस करके हमको जाल में फंसा के जैसे बहेलिया सताता है। ऐसा मत करो प्रधानमंत्री जी, ऐसा मत करो प्रधानमंत्री जी, ऐसा मत करो रेल मंत्री जी। हम आपसे अपील करते हैं कि मेरे घाव पे नमक मत छिड़को। हमारा घाव तो था भी नहीं, लेकिन वो जख्म जो तुम बातें करते थे, तुमने इतना बड़ा जख्म हमको देने का काम कर रहे हो। मेहरबानी करके सामान्य लोगों को, उन मतदाताओं को जिनको एक समय रोटी भी कभी खाने के लिए मजबूरी से कहीं लाना पड़ता है, उन समाज के लोगों के लिए रेल भाड़ा रद्द करो, यही मैं कहने आया। निर्मल, यहाँ हम बाकी जो वहाँ कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, निर्मल जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो सिर्फ आगाज होगा, देखेंगे तो ये अंजाम और भी बुरा होने वाला, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि मैं वो शेर यहाँ नहीं पढ़ना चाहता, मैं कोई शायर भी नहीं, मैं कोई लिखता विखता नहीं, मैं पढ़ा लिखा भी बहुत कम हूँ। लेकिन वो कहा था कि अंजाम गुलिस्ता, बर्बादे गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही काफी था। यहाँ तो हड़लाल में बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? काफी खूब। मैं एक अहम सवाल करना चाहूंगा आपको। लोग हमारे साथ में बने हुए हैं, अभी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली कई 2-3 राज्यों में इलेक्शन का माहौल होने वाला है। पहली बात, क्या बीजेपी उसका नुकसान उठाने की जो है उसको कहीं पे ये ध्यान नहीं है कि उससे नुकसान होगा? क्या इतनी बेखौफ हो चुकी है? और क्या कहीं न कहीं ये जो शुरुआत है आपकी वो इन इलेक्शन को लेके भी है, क्या माना जाए? हर लड़की ब्याह होने के बाद जब ससुराल जाती है, घूंघट में जाती है, उसका एक अपना परंपरा होता है। उसके सास ससुर घर में होते हैं, उसके जेठ होते हैं, बुरके में बहने जाती हैं। वो जाती हैं कि मेरा चेहरा जो है, मेरे कर्मों से पता चले इस खानदान को कि मैं क्या हूँ, मेरा परंपरी क्या है, मेरा संस्कार क्या है। और जब जाती हैं तो गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है। हम जानना चाहते हैं कि वहां जो बाकी कार्यकर्ता इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, उनकी भी क्या प्रतिक्रिया इस महंगाई को लेकर, उनसे हम उनका मत जानना चाहेंगे। ये उसी तरह से लोकतांत्रिक विवाह जो हुआ है, लोकतंत्र में एक तरह विवाह सूत्र जो होता है, बड़ी अलग ढंग की परंपरा हो, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी पद्धति से हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, चाहे गुरुद्वारा मतलब पंजाबी का हो, हर आदमी का कल्चर, बेटा बेटी के घर में जाती है, उसी ढंग जाती है। आज हमारी जो ये इतनी संख्याओं वाली ये भारतीय जनता पार्टी की संख्या के लोग सांसद बन पहुंचे हैं, तो उन्होंने चेहरा दिखाने के पहले अपनी परंपरा ऐसे उजागर कर दी। अभी तो लोग चेहरा देखने के लिए आ रहे थे कि बहू कैसी है, दुल्हन कैसी है, उसको अन्यथा नहीं ले। ये हमारी देश की परंपरा है, ये हमारी देश की परंपरा है। हम परंपरा में जीते हैं। हिंदुस्तान परंपराओं का देश है। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में महात्मा गांधी के विचार हैं, इस देश में हमेशा हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे रहते हैं। यहाँ पे सिख इकट्ठा रहता है, क्रिश्चियन इकट्ठा रहता है। कुछ लोग जो राजनीति करते हैं, जो बाकी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, उनका भी इस महंगाई को लेकर क्या विचार है, क्या उनका मत है, वो जानना चाहेंगे। केवड़ा का फूल हो, बगीचे में हर ढंग के फूल होते हैं,
और वो फूल को तोड़ो मत, उस फूल की खुशबू लो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में पहले तो रेल भाड़ा रद्द करो और रद्द करके फिर देश को बताओ कि मैंने जो कहा था वही करेंगे, नहीं तो हमारी करनी और कथनी में जो फर्क है हम बता दिए कि हम चुप नहीं बैठेंगे। जी जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी कार्यकर्ता बने रहे हैं कृपाशंकर सिंह जी के साथ में। जी, कार्यकर्ता मौजूद है इर्द गिर्द, हेलो। उनकी भी हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे महंगाई को लेकर। कार्यकर्ता साथ में आप देख सकते हैं कि काफी लेडीज भी है, इधर महिलाएं आई हुई है जो विरोध कर रही है, क्योंकि उनके पास किचन जो है वो अहम होता है और किचन में महंगाई आप देख सकते हैं। थालियां, जिन थालियों में वो अपने घर के फैमिली मेंबर्स को खाना परोसती है, आज उनको उसी को बजाने में मजबूर होना पड़ रहा है। हम बात करते हैं जिस तरह से बीजेपी ने वादे किए थे महंगाई कम करने के, आज स्थिति बहुत अलग हो गई है। क्या बोलेंगे? पहली शुरुआत हो गई है रेल भाड़े बढ़ा के, आगे क्या लगता है आपको? आगे मालूम नहीं। अभी रेल भाड़ा उन्होंने तो बोला था कि महंगाई बहुत कम होगी, हम लोग अच्छे दिन लाने वाले, तो कांग्रेस ने क्या बुरा किया था? कांग्रेस से भी इससे अच्छे दिन तो कांग्रेस वाले दिखाए थे। लेकिन अभी अगर तुम लोग रेल का भाड़ा इतना बढ़ाए हो तो मिडिल क्लास लोग कैसा करेंगे? जो गरीब जनता है, रोज जो रोजगारी करते हैं, वो लोग कैसा करेंगे? हाँ, क्या कर पाएंगे? इतना अगर तुम रेल का भाड़ा बढ़ाओ तो आगे चल के क्या क्या बढ़ाओगे? हाँ, यही अच्छे दिन लाने के लिए जीत के आए क्या ये सरकार? जी, अच्छे दिन की बात कही गई थी। कुछ और महिलाएं हमारे साथ में है। अच्छे दिन यानी उनके जो रसोई घर का खर्चा है वो कम होगा, उनकी गैस का खर्चा है वो कम होगा, घर में बच्चों की फीस का खर्चा है वो कम होगा। उसको लेके कई महिलाओं ने भी वोट किया है बाहर निकल के कि शायद सचमुच में अच्छे दिन आ जाए, भरोसा किया। कुछ महिलाएं और है, बात करते क्या है अच्छे दिन, यही है। केंद्र में सरकार तो है, भाजप की आ गई है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में नहीं आनी चाहिए। हम महाराष्ट्रामध्ये भाजपची सरकार नाही आली पाहिजे, आम्ही अशी अपेक्षा करतो। जनताला माझी अशी विनंती आहे की सुरुवातच एवढी बेकार झालेली आहे की लोकांना रेल भाडं वाढवून, गरिबाकडनं रेल भाडं वाढवून 1 महिन्यामध्ये 16 मेला काहीतरी रिझल्ट समजला आणि 1-1.25 महिना झाला तोपर्यंत एवढं भाडं वाढले। म्हणजे एका महिन्यातच कळाले की भाजप सरकार किती लायक आहे आणि किती लायकीने ते काम करू शकतात। हे आता एका महिन्यातच कळालंय। आणखीन तर 5 वर्ष जाणार आहेत। एका महिन्यामधला रिझल्ट आणि 5 वर्षाचा रिझल्ट अपेक्षा भंग असणार आहे। महाराष्ट्रातल्या पब्लिकांचं एवढं वातावरण तंग होणार आहे। पब्लिकांनी सुधरावा आणि महाराष्ट्रामध्ये भाजपला येऊ देऊ नये अशी अपेक्षा आहे। जी, वापस पब्लिक लोग है, कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस को चाहते हैं कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बने। कुछ और भी कार्यकर्ता हमारे साथ में है। जी, आप बताइए, जो अच्छे दिन आने वाले थे, बात कही गई थी, रेलवे का किराया बढ़ाया है, अब बजट भी आने वाला है, आप आम आदमी के बनिस्बत क्या सोचते हैं? जो एक आम आदमी की तरह अगर आप सोचे, आपको ट्रेन में जाना होता है, एक तनख्वाह होती है जिनमें बच्चों को पढ़ाना होता है, किस तरह से खर्चे निर्वाह करेंगे अगर इस तरह की महंगाई बढ़ती रही तो? नेहमीच आम्ही ऐकत आलो की भाजपाचा एक स्लोगन होता की अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आता मी त्यांना सांगू इच्छितो, आपली तमाम इथे गल्लीनाची जनता आहे, ते लोकल आमचे MLA साहेब आहे, कृपाशंकर सिंग यूथचे कार्यकर्ते आहेत, आपल्या माध्यमातून आम्ही त्यांना अपील करतो आणि देशच्या जनतेत सुद्धा अपील करतो, ह्याच्यापेक्षा अगर चांगले दिवस जर येत असतील तर मग पुढे आम्हाला जगणं पण एक निर्मूलन होऊन जाईल। कारण भारतीय जनता पार्टीने एवढं भाडेवाढ केलेली आहे, कारण भारतीय रेल ही जगातली आपल्या भारतीय जनतेची जीवन रागिणी म्हणून एक बोललं जातं, जीवन वाहिनी म्हणून। आज या भाड्यामुळे त्या जीवन वाहिनीखाली जीव देऊन मारायची पाळी आज जनतेची आलेली आहे। तर आम्ही या सगळ्या निर्णयाचा रेल मंत्री सदानंद गौडा व मोदी सरकार पूर्णपणे निषेध करतो, धिक्कार करतो। जी, कुछ और लोग हमारे साथ में है। जो लोगों ने मैंडेट दिया था, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने 1 महीने के अंदर ही लोगों का विश्वास खो दिया है, इस तरह महंगाई बढ़ेगा? क्या लगता है आपको? बात यह है कि बोलते हैं कि लंगूर के मुंह में अंगूर आ गया। ये मोदी सरकार कभी सोचा नहीं क्या उनको 1 साइड मैंडेट मिल जाएगा। अब मैंडेट मिलने के बाद उनको ये बात हजम नहीं हो रहा है कि हम सरकार में बैठे हैं। अभी वो यही सोच रहे हैं कि अब हमने जो वादा किया झूठ झूठ बोल के, जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में किया, झूठ बोल के 28 सीट उसने उनको मिल गया। 28 सीट मिलने के बाद कांग्रेस सरकार ये सोचा कि केजरीवाल जब फुकट में 18 चीज देने वाला है दिल्ली जनता को, तो चलो हम भी उनको सपोर्ट करें ताकि जनता का फायदा हो जाए। ऐसा करके मोदी सोचा नहीं तो इसको इधर मैंडेट मिल जाएगा। मैंडेट मिलने के बाद आज ऐसा हो गया कि जनता जिसने मैंडेट दिया वो पछता रहे कि आज रेल भाड़ा जो है ये तो फर्स्ट स्टेप है, रेल भाड़ा तो डबल कर दिया। आप तो कड़वी दवा पिलाने की बात कर रहे हो, मैं तो ये तो कड़वी दवा था और जब बजट आएगा वो तो जहर पिला देगा पब्लिक को। जी जी, कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ में, आपसे जानना चाहेंगे
जिस तरह से महंगाई कम करने की बात पे लोगों ने मैंडेट दिया था, आपने देखा था कि जिस तरह का प्रचार किया सोशल मीडिया पे, जिस तरह का प्रचार किया गया था, लोगों के पास जाके जिस तरह से प्रचार किया था, बीजेपी उस चीज को लेकर काफी आश्वस्त थी कि उनकी जीत पक्की है, क्योंकि कांग्रेस पर एक डाला गया था कि कहीं ना कहीं पे महंगाई बढ़ाने में कांग्रेस का हाथ है। आज उसी राह पे चल रही है कहीं ना कहीं बीजेपी। क्या सोचते हैं आप? कांग्रेस 128 साल पुरानी पार्टी है। मीडिया वालों ने बीजेपी का और मोदी का झूठा चेहरा मीडिया में लाए थे। अभी पब्लिक को असली चेहरा उनका मालूम हो गया कि वो कितने झूठे वादे कर सकते हैं, और झूठा वादा करके जिस प्रकार से आज गद्दी पे बैठे, पब्लिक ने जो उनको प्यार से बिठाया उसी प्रकार जूते मार के उनको नीचे उतारेगी, मोदी को भी और मोदी की सरकार को भी। आने वाले दिनों में वो 5 साल बैठने वाले नहीं, ना 5 साल टिकने वाले। हम लोग अभी तो आज ये शांतिपूर्वक करेंगे, इसके बाद में हम रोड पे उतर के आंदोलन करने वाले कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आदरणीय हमारे कृपा शंकर साहब के आशीर्वाद से हम इस बार बहुत भारी तादाद में उनके विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे। हम शांति से बैठे हुए थे कि चलो पब्लिक ने हमको जो अपक्ष में बैठने का जो मैंडेट दिया है हम उसमें हम शांतिपूर्वक करने वाले थे, लेकिन इस प्रकार से पब्लिक पे अगर अत्याचार होगा, 190 रुपए का 480 रुपए लोगों ने भाड़ा किया, इसका मतलब गरीबों को मारने का काम किया है। सिलेंडर की जो बात थी, सिलेंडर कल से महंगा हो जाएगा, सीमेंट सब महंगी हो जाएगी, आम जनता उसको बर्दाश्त करने वाली नहीं। जिस प्रकार प्यार से उनको बिठाया गया था उसी प्रकार उनको जूते मार के नीचे उतारने का काम जनता करेगी। जी, हम कृपा शंकर सिंह जी के पास में जाएंगे। कृपा शंकर सिंह जी, एक बात कही है, कभी भी मोदी कहते आए हैं, चाहे वो राज्य के गुजरात राज्य के वो सीएम थे चाहे पीएम है, उन्होंने कभी भी बात कही कि जिस तरह से जो सत्ता पार्टी में रही है, उन्होंने जो गड्ढे खोदे हैं उनको भरने में हमें टाइम लगेगा। क्या कहते हैं इस चीज को लेकर आप? मुझे लगता है जब वो भारत देश के प्रधानमंत्री बने, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। जो बयान उन्होंने चुनाव के पहले सत्ता में आने के लिए किया था, वो बयान अब बंद कर दें। देश के प्रधानमंत्री से बड़ी अपेक्षा लोगों को होती है। ऐसा न करें कि जैसे अरविंद केजरीवाल अपने इस्तीफे दे के भाग गए। प्रधानमंत्री जी, आपको अपने इस्तीफे दे करके भारत की जनता के साथ जो धोखा कर रहे हो, जो बातें कर रहे हो, बहाने काम कर रहे हो, आपको भी मजबूर हो करके इस कुर्सी को आपको ही छोड़ना पड़े। इसलिए मैं यही कहूँगा, भारत के प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो। सरकार भारत देश की है। भारत की जनता में कोई सब लोग मतदाता, सभी भारतीय जो मतदाता थे वो मतदाता किसी एक पार्टी के नहीं थे। बड़ा विश्वास आपके ऊपर रखा है नरेंद्र मोदी जी। उस विश्वास को धोखा देने का, उस विश्वास के साथ जो बेईमानी करने का काम शुरू किया है, सबसे पहले आप रेल भाड़ा रद्द करो। इसके बाद जो बातें आपने कही है, जो जनहित की, उसकी शुरुआत करो। पुराने भाषण बंद करो। वो भाषण जब चुनाव आएगा फिर करना। मैं सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की है। लेकिन कृपा शंकर सिंह जी, कहीं न कहीं ये बात भी जरूरी है कि जिस तरह से गैस पे सब्सिडी दी जा रही है लोगों को, केरोसिन पे दी जा रही है, यहाँ तक कि रेलवे में भी है कि जिस तरह की सब्सिडी है, कहीं न कहीं वो सरकार को घाटा पूरा करने के लिए, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी हो, कहीं न कहीं कुछ कठोर कदम तो उठाने ही होते हैं, क्योंकि कहीं सरकारी जो बजट है उसको बढ़ाना होता है, और वो जो भी बजट आता है वो टैक्सेस से आता है। हालांकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है वहां पे कालाबाजारी की बात हो रही है। मैं अगले सवाल पे आपके सामने आऊंगा कि जो काला धन है उसको वापस लाने की भी मोदी जी ने बात कही थी, लेकिन जो टैक्सेस है वो कहीं न कहीं बढ़ाना क्यों आपको अनुकूल नहीं लगता है? अभी ये काला धन जो है जिसकी बात करते हैं, जिसके लिए एसआईटी बनाई है, बहुत बड़े बड़े विद्वानों को रखा गया है। जब उन्होंने महंगाई की विरुद्ध की बात करी थी, कठोर निर्णय लेने की भी बात करी, तो क्या कठोर निर्णय सिर्फ इस देश के जनता, जो गरीब जनता है, मैंने कहा कि 2 टाइम रोटी के लिए उसको उसका बेटा शाम को 2 पैसा कमा के लौटेगा नहीं, उनके लिए है ये कठोर निर्णय? सिर्फ मतलब भारत के उन मतदाताओं को, उन नागरिकों के लिए है? रेल यात्रा सामान्य लोग जाते हैं। मेहरबानी करके कठोर निर्णय जो लेना है, ये निर्णय लो कि हम इस देश की गरीब जनता को, जो हमारी अमीर और गरीब के बीच खाई है, उस खाई को पाटेंगे। सड़क की खाई को लेकर के नौटंकी मत करो। खाई जो पटी है हमारी इस देश में, जो दरारें आपने पैदा करी है, आपने हमारे 60 बरस के सरकार के खिलाफ लोगों को खाई बांधने का काम किया है। गड्ढा आपने खोदा है, ऐसा न हो इसी गड्ढे में दफन करने का काम ये जो मतदाता थे वही तुम्हारा करें। खाई हमारी अमीरी और गरीबी के बीच है। गरीबों के साथ मेहरबानी करके मजाक मत करो प्लीज। मजाक जी, कहीं ना कहीं पे आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में एक खासकर चीज कही कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट
जो काला धन है विदेशों में वो वापस ले आती है तो आम जनता है उसको कहीं से भी टैक्स चुकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना काला पैसा है। चाहे बाबा रामदेव जी की बात की जाए, जो उनके शंकराचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने उनको जिताने के लिए एक कसम खाई थी कि वो तब तक यूपी में पांव नहीं रखेंगे जब तक कि उनकी गवर्नमेंट नहीं आ जाएगी। कहा जाता है उन्होंने चूटियां बांधी थी। आज उनकी गवर्नमेंट वो लेके आ गए। बाबा जी जो है वो अयोध्या में चले गए हैं और अब क्या है कि उनका हरिद्वार में जाना और उसके बाद में उनके जो मोदी जी है जिन्होंने ये बात कही थी कि काला धन हम वापस लेके आएंगे, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी उसमें भी दिखी कि बाबा जी ने भी बात रखी कि हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे। उनको भी असंतोष है, अभी तक भरोसा नहीं हुआ है। ये काला धन आपको लगता है मोदी जी लेके आएंगे? मुझे लगता है कि अभी काला धन के ऊपर एक कमेटी बनाई है बड़े आनंद फानन में। अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ। अगर भारत देश का काला धन कहीं विदेशों में है वो हिंदुस्तान के लिए आएगा तो जरूर होगा। लेकिन ये गरीब लोग कौन सा काला धन रखे हैं? क्यों उनकी जेब काटने का काम कर रहे हो? क्यों रेलवे का भाड़ा बढ़ा रहे हो? ये गरीब लोग जिसको मैंने बताया कि शाम की रोटी के लिए कई परिवार ऐसे हैं कि महीने भर में गिनते हैं कि महीना 30 दिन का है, 25 दिन का मेरे पास खाना है, कि अब 5 दिन भगवान के नाम अल्लाह के नाम उपवास नहीं रख सकते? ऐसे मजबूर लोगों के पास काला धन है। ये कौन सी कमेटी है काला धन लाने के लिए कि गरीबों को जेब काट करके उनकी मजबूरी को उनकी मजाक उड़ा करके तुमने रेल का भाड़ा बढ़ाया? ये काला धन लाने की बात करते हो? मेहरबानी करके मैंने कहा कि गरीबों का मजाक मत बढ़ाओ। इस देश में गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, इंसान हैं, वो भी जीना जानते हैं, वो भी बोलना जानते हैं, लेकिन उनकी गरीबी का मजाक उड़ा करके प्रधानमंत्री जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आप आदेश करिए, देश के प्रधानमंत्री हो, सामान्य आदमी के ऊपर जो बहुत बड़ा बोझ आया है, जो तुम्हारी पार्टी की सरकार धोखा दे रही है, रेल बढ़ा हुआ किराया। निर्मल जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? निर्मल जी, आम आदमी की जरूरत की चीजें हों। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि ये जो महंगाई है, ये रेल में बढ़ोतरी है, वो कांग्रेस की ही थोपी हुई थी, जो आचार संहिता लागू होने की वजह से वो लागू नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब वो लागू हो गई। तो क्या ये सब करा धरा कांग्रेस का है या बीजेपी का है? कृपाशंकर सिंह जी से ही सवाल पूछना चाहूंगा उसी बारे में जो आपने मुझे जानकारी दी है। प्रकाश जावड़ेकर जी है, उन्होंने ये चीज बोली थी कि ये जो है वो कांग्रेस का किया धरा है, उन्होंने पहले से लादा था, लेकिन आचार संहिता होने की वजह से हम लागू नहीं कर पाए थे। कहीं न कहीं ठीकरा जो है वो बीजेपी सरकार ने कांग्रेस पे फोड़ा है। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो इस बात कही, मेरे अच्छे मित्र हैं और काफी दिनों से राजनीति में हैं, महाराष्ट्र के हैं, पूना के हैं, बड़े ज्ञानी भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो सूचना प्रसारण मंत्री वो सूचना के माध्यम से प्रसार करा दें कि कांग्रेस पार्टी ने जो किया था वो ठीक किया था, हम लोग गलत ढंग से किए। ये बात सूचना प्रसारण मंत्री कह दें तो मैं प्रकाश जावड़ेकर जी जो मेरे मित्र हैं उनको बुला करके इसी वकोला के चौराहे पे यहाँ खड़ा होकर मालाओं से उनको लाद दूंगा और उनका स्वागत करूंगा। जी, आपके नेता थे राहुल गांधी जी, आप जिन्होंने बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही थी कि ये तो कॉर्पोरेटर और बिजनेसमैन की सरकार है, अडानी से लेके अंबानी तक का बहुत सारे नाम लिए। आप क्या मान रहे हैं? क्या सचमुच में मोदी आपको लगता है उसी राह पे चल रहे हैं कि आम पब्लिक पे बोझ डाला जा रहा है और जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है उनसे जो पैसा वसूला जाना चाहिए वो नहीं कर रही है, जो उन्होंने वादे किए थे? क्या लग रहा है आपको? क्या प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि कांग्रेस ने रेल भाड़ा बढ़ाने वाले थे, तो क्या प्रकाश जावड़ेकर जी मानेंगे कि अडानी और अंबानी जो थे उनकी देन थी, हमारी नहीं है? ये वही बताओ, मैं क्यों बताऊं? जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण सवाल है जो आज हम महंगाई पे चर्चा कर रहे हैं। कृपाशंकर जी हमारे साथ में है। एक और अहम मुद्दा ले जाता है कि लोगों द्वारा उनको मैंडेट देना बीजेपी सरकार को, और जिस तरह से कांग्रेस चंद सीटों में सिमट के रह गई थी, लेकिन आज वही कांग्रेस कहीं न कहीं खड़ी नजर आती है पब्लिक के लिए उस बात को लेकर कि जिस बात के लिए लोगों ने हमें नकारा, उसी चीज के लिए आज बीजेपी उसी राह पे चलते हुए उसी दौर में जा रही है, लोगों को उधर ही धकेल रही है। क्या ये सच्चाई है? हम कृपाशंकर सिंह जी से जान रहे हैं। कृपाशंकर सिंह जी, अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं, जो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक में है, जो इन वादे किए गए थे, जिस तरह से लोगों को बोला गया था कि बिजली की जो समस्या है दिल्ली में, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र भी बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। चाहे किसानों की बात होती है, किसानों के लिए बहुत बात
कही गई थी कि इस तरह से उनको टैक्सेस में छूट दी जाएगी और काफी मदद की जाएगी। आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी जी जो है उन्होंने जो ई रिक्शा वाले हैं उनके लिए जिस तरह से ऐलान किया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का पासा पलट गया। बोल सकते हैं कि जो लोगों ने हड़ताल की थी, लोगों ने गवर्नमेंट के विरुद्ध हड़ताल की थी, वही उनकी जय जयकार करते हुए नजर आए थे। क्या लगता है बीजेपी किस पॉलिसी को खेल रही है? कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे कहीं ना कहीं विफल नजर आती है। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि नितिन गडकरी साहब वो भी हमारे अच्छे मित्र हैं। हम विधान परिषद में हम विरोधी पक्ष नेता थे। मैं इस महाराष्ट्र शासन का मैं गृह राज्य मंत्री था। मैंने उनको बड़े तरीके से लड़ते देखा है। आज नितिन गडकरी साहब से मेरा फिर आपके माध्यम से अनुरोध है, नितिन गडकरी साहब जिस व्यवस्था को लेकर के आप लड़ाई लड़ते थे, एक बार रेल भाड़ा जो बढ़ा है इसके विरुद्ध भी लड़ लेते तो मैं नितिन गडकरी साहब को समझता कि उन्होंने कैसे किया। रिक्शा की बात करते हो, ई की बात करते हो, ई रिक्शा बैठ के जाते हो, उनकी खुशियां मनाते हो, क्या बीच में आकर के उन गरीब आदमियों जो रेल यात्रा करे हैं उनके साथ भी भाड़ा में बढ़ाओगे, उनके भाड़ा कम करोगे? नितिन गडकरी जी से मैं कहूंगा कि वो जो है इसके खिलाफ आंदोलन करें, जो आंदोलन पहले करते थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, जो आंदोलन महाराष्ट्र के मंत्री के रूप में, विरोधी पक्ष नेता के रूप में करते थे। क्या नितिन गडकरी साहब इस आंदोलन में हमारे साथ भागीदार होंगे? मुझे लगता है जो कहते थे वो करेंगे, तो करेंगे तो हमारे साथ आओ, रेल मंत्री का इस्तीफा मांगो, रेल का बढ़ा हुआ भाड़ा रद्द करो, तो मैं समझूंगा कि नितिन गडकरी साहब उस समय क्या करते थे और आज ऑटो रिक्शा की बात करते हैं। कृपाशंकर जी, हालांकि जो विपक्ष है उसका काम होता है विरोध करना, जो भी सरकार होती है उस पर नजर रखना कि वो पब्लिक के लिए काम कर रही है नहीं कर रही है, बहुत अहम भूमिका होती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार थी, जिस तरह से गैस किए गए थे, पहले 6 की बात कही गई, फिर 8 की बात की गई, फिर वापस उसी लाइन पे आ गए, क्या आपको लगता है कि इस तरह के गलत डिसीजन जो कांग्रेस सरकार में भी हुए, आप मानते हैं, आज ये चीज मानते हैं कि इसकी वजह से ये खामियाजा आपको भुगतना पड़ा? कांग्रेस का निर्णय सामान्य आदमी को 2 टाइम की रोटी मिले, ये गलत था। कांग्रेस का निर्णय इस देश के लिए सबको एजुकेशन मिले, ये गलत था। कांग्रेस का निर्णय इस देश की जनता को सारी जानकारी मिले, ये गलत था। सरकार का निर्णय इस देश में सबके साथ न्याय मिले, ये गलत था। कांग्रेस का निर्णय जो भूमि जिसके पास होती थी उसको अधिग्रहण जबरदस्ती कर लिया जाता था, उनको हक देना, ये निर्णय गलत है। कौन सी निर्णय की बात करते हैं जी? कृपाशंकर जी, मैं आपसे बिल्कुल, आप तो जमीन से जुड़े नेता है, आज आप जानते हैं कि जो झोपड़े हैं हमारे यहाँ पे, मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में लोग काफी गरीब जनता रहती है यहाँ पे जी। एक झोपड़े पे कह सकते हैं 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। वहां पे ये ऐलान किया गया था कि जो गैस है उसकी सब्सिडी 6 के बाद में हटा दी जाएगी। आप जानते हैं कि अगर एक घर में 8 से 10 लोग होते हैं, 1 महीने तक गैस कहीं ना कहीं पे टिक ही नहीं सकता, जो कि 6 गैस 12 महीने में बात की गई थी। इस तरह के निर्णय आज हम बिल्कुल आ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी के कृत्य शुरू हो गए हैं, आपके हिसाब से जिस तरह से वो फैसले लेना, कहीं ना कहीं इस तरह की बातों में अहम जो फैसले थे उसमें कहीं ना कहीं पे मैंने तब भी विरोध किया था। ये सारे हमारे यहाँ कलीना विधानसभा क्षेत्र के लोग खड़े हैं। गैस की कीमत बढ़ी, सब्सिडी के लिए 6 की जगह 12 होना चाहिए, यही कृपा शंकर इन लोगों ने मुझे विधायक बनाया था। मैंने वो भी लड़ाई बड़ी है। आज मेरे पास पत्र नहीं, वो पत्र आपको दूंगा, प्रधानमंत्री को, पेट्रोलियम मंत्री को, हमारी सोनिया गांधी जी को, हमारे राहुल जी को। हमने तब भी विरोध किया था। 6 से 12 करने का काम राहुल गांधी जी ने लिया कि कम से कम महीने में 1 सिलेंडर तो मिलना चाहिए। आगे हमारी लड़ाई, हमारी भी सरकार होगी। अभी झोपड़पट्टी 2000 तक की नहीं होनी चाहिए। 1999 में पहली बार इस शांताकुल विधानसभा, आज कलीना उसका नाम पड़ा था। यही कृपा शंकर जो 22 साल झोपड़ी में निकाला था, झोपड़ी का दुख मुझे मालूम था। सबसे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब थे। हम मोतीलाल नेहरू स्टेट में, मोहम्मद अली स्टेट में, मैंने कहा था कि 2000 तक की झोपड़पट्टी वासियों को न्याय मिलना चाहिए। हमको एक तो खुशी है कि 2000 के 1 जनवरी तक किया है। आज भी मैंने पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री को कि 2000 तक की बात हमने करी थी, वो दिसंबर 2000 तक होना चाहिए। लेकिन कम से कम हमारी सरकार ने देर से सही वो निर्णय लाया। हम लोग वो लड़ाई गरीबों की, मुंबई शहर की, तमाम लोग हम अपने सरकार के खिलाफ भी लड़ते हैं। और हम सभी सांसदों और विधायकों के साथ जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल लोगों की प्रतिक्रियाएं हम लेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट ने रेल किराया बढ़ाया है, इस तरह का कदम है, कांग्रेस का
उनके द्वारा ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि ये बढ़ाया हुआ था कांग्रेस का, लेकिन आचार संहिता की वजह से ये नहीं बढ़ा पाए थे, जो हमें लादना पड़ा। क्या कहते हैं आप? लेकिन पहली बात तो ये है कि जैसे कि मोदी सरकार ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आज ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर 2 महीना हुआ होगा, महीना भर भी नहीं हुआ होगा इनको आकर, और उन्होंने इतने जल्दी इतना बड़ा वो कदम उठा लिया, तो ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। और ये गरीबों की सरकार नहीं, अमीरों की सरकार है। जी बिल्कुल। कुछ महिलाएं हमारे साथ में, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से उनके किचन पे बोझ पड़ेगा, क्योंकि रेलवे पर चाहे कर लादा जाए या प्याज पर लादा जाए, कहीं ना कहीं रसोई घर पे तो उसका असर आता ही जरूर है। जी, जिस तरह से किराया बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं उससे आपका बजट भी डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत डिस्टर्ब हो गया है। हम लोगों को इतने कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है कि फैमिली कैसा चलाए कैसा नहीं चलाए, उतने कम बजट में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। घर में रसोई का गैस का भाड़ा बढ़ गया है, सब्जियों का भी रेट बढ़ गया है, तो बच्चों को भी स्कूल्स वगैरह में कैसा, मोदी सरकार हर मोदी ऐसा नारा लगाया जाता था, अब हम कहेंगे महंगी मोदी हो गई है। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का फर्क पड़ रहा है जो आपके जीवन निर्वाह जो आप करते हैं, जिस तरह से रेल का किराया बढ़ा है, आगे बजट आने वाला है, कहीं महंगाई और भी बढ़ सकती है, क्या कहेंगे आप? हम तो यही बोलते हैं, हम लोग आस लगा के बैठे थे, अपना मोदी आएंगे तो हमारा गरीबी दूर हो जाएगा, हमारे बच्चों की स्कूल के फीस माफ होएगा, हमारे भाजी सब्जी को कुछ किचन का काम हमारे जो होती है औरत लोग को, लेडीज लोग को, वो हमारे कुछ कम होएगा। हम लोग को तो आस लगता है कि मोदी सरकार को आने से और दोना दून हम लोग को गरीबी बढ़ते जाएगी, कम नहीं हो रही है। क्यों हम लोग बहुत आस लगा के बैठे कि अपने मोदी आएंगे तो हमारे मन को आस पूरा करेंगे, लेकिन हम लोग को लगता है कि कभी पूरा होने वाली नहीं है। आगे दिन 5 साल में हम लोग को मरने का काम हो गया है। और हम लोग सोचते थे अपना कांग्रेस सरकार थी तो हम लोग अपना आस लगाए थे तो जरूर कुछ कम होता था, लेकिन 1 महीने में मोदी को आने को रेल के भाड़ा बढ़ गया, सब्जी को दाम बढ़ गया, राशन को दाम बढ़ गया, हम गरीब जिए तो कैसे जिए? जी बिल्कुल। लोग त्रस्त है इस चीज को लेकर, और काफी और लोग भी हमारे साथ हैं जिन्होंने बीजेपी सरकार को मैंडेट दिया था महंगाई कम करने के लिए। और जिस तरह से कहा जाता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट के जो योजना आयोग है, मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी है जो आज इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने कहीं न कहीं ये चीज रखी कि 12 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं। 12 रुपया कमाने वाला और 36 रुपये कमाने वाला गरीब नहीं कहा जाता है। इसी बात को लेकर जनता में आक्रोश था, और जनता ने जो अपना गुस्सा दिखाया वो तो आप लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। वही मोदी जिन्होंने मोंटेक सिंह अहलूवालिया और योजना आयोग जो है उसको खारिज कर दिया, उसके बाद में आज वो क्या निर्णय लेते हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि 32 रुपया और 12 रुपये में कोई आदमी पेट भर सकता है या अमीर कहला सकता है। लेकिन आज क्या जवाब देगी बीजेपी गवर्नमेंट इन लोगों से, जो लोग उनके साथ में थे इसलिए कि हाँ उनके घरों में खाना मिले, एक दिया जले और पानी मिले। आज इस चीज को लेके लोग सड़कों पे उतरना शुरू हो गए। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस चीज को लेके बात कर रही है कि वो आगे बढ़ेगी और लोगों में इस बात को फैलाएगी कि किस तरह से बीजेपी ने उन्होंने उनके साथ धोखा किया है। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी आप बताइए कि जिस तरह से महंगाई कम करने की बात कही गई थी, अच्छे दिनों की बात कही गई थी, और आज यह है कि पहले रेलवे सरकार ने जो रेलवे है उसका सरकार ने भाड़ा बढ़ा दिया है। किस तरह से आपके जीवन में इफेक्ट पड़ेगा उसका? वो दुख में तो सबको बढ़ेगा, पर कम होना चाहिए। सरकार से हम बात करते हैं। जी आप क्या कहेंगे? हर एक तबकों का आप ले जाए, मजदूर तबका है, आज स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले हैं, कॉलेज में जाने वाले हैं, हर एक को ले लो, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, सभी लोगों को है। वो जब सुबह उठ के निकलते हैं अपने घर से तो अपनी पहले जेब को देखते हैं। आज ये भाजपा सरकार ने गरीबों की जेब को काटा है, और ये सरकार इनको सबक सिखाएगी, सरकार इनको कड़ा जवाब देगी। हर एक विद्यार्थी, हर एक टीचर, हर एक प्रिंसिपल आज इनसे त्रस्त है, और इन्होंने जो आश्वासन दिया था कि हम गरीबी दूर करेंगे, गरीबी का दूर करने का नारा दिया था, आज जनता इनको सबक सिखाएगी। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि सदन के अंदर जब यूपीए सरकार ने बिल पास किया था तो यही मोदी जी जो गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कड़ा विरोध दिया था, पत्र लिखकर यूपीए सरकार को, सोनिया जी को कड़ा विरोध किया था। निर्मल जी, सदन में ये प्रस्ताव पास किया। जी निर्मल। हाँ जी,
निर्मल, वहां मुझे काफी यूथ दिख रहा है, पीछे में काफी यंग लोग दिख रहे हैं, तो उनका क्या नजरिया है इस महंगाई का और मोदी सरकार को लेकर, वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपको मैं बता सकता हूं कि इस बार जो यूथ है उसने काफी संख्या में वोटिंग किया था देश के अच्छे दिनों के लिए, अच्छे एजुकेशन और अच्छी नौकरियों के लिए। यही बात थी कि जो यूथ है इस बार अंबार लग गया था वोटों का। उसका कारण था कि यूथ में भी आक्रोश था, नए दिन चाहते थे, नई सरकार चाहते थे, लोग चाहते थे सचमुच में अच्छे दिन आए। जब मोदी जी ने वादा किया था कि अमेरिका का राष्ट्रपति से मुझे वीजा नहीं चाहिए, मेरे पीछे सब वीजा के लिए दौड़ेंगे और लोगों के लिए, नौकरियों के लिए विदेशों में जाने की जरूरत नहीं होगी, मेरा देश जो है वो इतनी नौकरियां पैदा कर देगा कि विदेशों के लोग आके यहाँ पे नौकरी करेंगे। आज इस बारे में जो युवा है वो क्या सोचते हैं, युवाओं की बात करते हैं। जी आप बताइए कि जिस तरह से मोदी सरकार को आने की बात कही गई थी और उसके बाद में आज अच्छे दिनों की बात करने वाली सरकार ने जिस तरह से रेल किराया बढ़ा दिया है, आप कितना भरोसा करते हैं मोदी सरकार पे? मोदी सरकार पे हमारा भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो वादा किया तो वो भी नहीं निभा रहे हैं। रेल किराया भी वो तुरंत कम कर दे, नहीं तो फिर बाद में जो है उनका बहुत ही बुरा हाल होगा। कांग्रेस पार्टी थी तब तो लोग चिल्लाते थे कि महंगाई कम नहीं हुई, अब कांग्रेस पार्टी नहीं है तब तो मोदी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं, जहां पे युवाओं ने बात कही थी कि मोदी जो है वो अच्छे दिन लाएंगे, काफी भरोसा था, अच्छी खासी वोटिंग की थी युवाओं ने। क्या कहेंगे आज आप, जिस तरह से मोदी सरकार जो है अच्छे दिनों की बात करने के बाद में आज सबसे पहले अच्छे दिन के हिसाब से उन्होंने एक कर लादा है आप पे, रेलवे पे, क्या कहेंगे आप? मोदी सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा, अच्छे दिन तो नहीं, बुरे दिन आ गए हैं और उन्होंने गरीबों की कमर तोड़ना चालू कर दी है बस। और उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि कम से कम भाड़ा कम करें, गरीबों को रियायत दें कम से कम। लोगों के लिए रोजगार की बात की गई थी, युवाओं के लिए रोजगार की बात की गई थी। जी नितिन, कुछ हलचल है, मैं आपसे बताना चाहूंगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह सांता क्रूज में विरोध का प्रदर्शन चल रहा है, महंगाई के विरोध का प्रदर्शन चल रहा है और वह काफी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस वैन वहां आपको दिखाई दे रही है और लोग शांतिपूर्वक वहां विरोध कर रहे हैं महंगाई का। जी नितिन, मैं आपको बता सकता हूं कि एक गाड़ी है हमारे पीछे, मैं कैमरामैन सदानंद जी से बोलूंगा कि लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं, उसके खिलाफ एक वैन है जो पुलिस जो है वो लोगों को अरेस्ट करते हुए जा रही है। हालांकि कृपाशंकर सिंह जी हमारे साथ में बने हुए हैं, लेकिन लोग इसके विरोध में कहीं ना कहीं अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं महंगाई को लेकर। हालांकि ये कांग्रेस कार्यकर्ता है, आने वाले चुनावों की तैयारी की तरफ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है, आम पब्लिक भी जो है वो उनके साथ में जुड़ी हुई है और लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के बाद में अब अपनी शांतिपूर्वक गिरफ्तारी दे रहे हैं इसके विरोध में। और उनका कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ाई गई है वो बिल्कुल असहनीय है। कृपाशंकर सिंह जी हमारे साथ में बने हुए हैं, अभी भी हम उनसे बात करना चाहेंगे। कृपाशंकर सिंह जी, जिस तरह से मोदी सरकार ने आके आपका जो योजना आयोग है उसको निरस्त कर दिया था, मोन्टेन सिंह जी है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कहीं ना कहीं पे, हालांकि उन सब बातों को लेकर के जिस तरह से बात की गई थी, कि 13 रुपये में जो आदमी है वो भूखा नहीं रह सकता, भरपेट खाना खा सकता है, आज बीजेपी गवर्नमेंट के पास में क्या जवाब है इस चीज? योजना बनानी चाहिए, योजना रद्द नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा ना कि आश्वासन लोकतंत्र में तीन है, पहला आश्वासन, दूसरी योजना, तीसरी वचन पूर्ति। ये कौन सी वचन पूर्ति है? आश्वासन बगल में रहा, योजना आयोग रद्द करो, योजना रद्द करो, रेल का भाड़ा बढ़ाओ, महंगाई बढ़ने दो, जनता को मरने दो। ये जो योजना चल रही है उस योजना का निषेध करने के लिए हम सब लोग यहाँ जमा हैं। बिल्कुल कृपाशंकर सिंह जी, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय पे ऐसा था कि कद्दावर नेताओं ने भी बोला था कि नहीं, आपके चाहे राजबब्बर हो गए थे, आपने देखा था कि कहा था कि 2-2.5 रुपए में भी भरपेट खाना खा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक समय था जब कांग्रेस ने भी आम पब्लिक से मुंह मोड़ लिया था, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा? उन्होंने ये कहा था कि लोगों को मजबूरी में 2-2.5 रुपए में भी पेट भरना पड़ता है। 2-2.5 रुपए में पेट भरता नहीं कहा था,
उन्होंने कहा कि मजबूरी में गरीबों को 2-2.5 रुपए में पेट भरना पड़ता है, ये मजबूरी थी। जी बिल्कुल अभी कृपा शंकर सिंह जी आगे बढ़ रहे हैं इस रैली को लेके, और हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे क्यों हम लाइव में हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से पब्लिक, कुछ और लोग हमारे साथ में जरूर है, उनसे हम जानेंगे कि आप जो है वोट करने गए थे, कहीं ना कहीं आपको भी अच्छे दिन की आशा होगी, उस हिसाब से आपने वोट किया, और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महंगाई को लेकर लोग सड़कों पे उतरे हैं, क्या कहेंगे आप? महंगाई पर सरकार को ध्यान देना चाहिए न, यहाँ राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति से काम नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी से यही लोग का भरोसा था कि अच्छे इंसान है। जिस प्रकार गुजरात में सस्ताई हुई थी, इसी प्रकार पूरे विश्व में होगा। गुजरात एक प्रांत है, पूरे देश को चलाना मामूली बात नहीं। नरेंद्र मोदी तो ऐसा कर दिए, नदारत कमंडले उल्टने की रोटी उलट दी तवा। नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ औरतों को भरोसा था, हमारा रसोई का घर का सस्ता होगा, रोटी पानी भाजी अनाज सब सस्ता हो गया। आज क्या हो गया? त्राही मचा है, और ये लोग सब राजनीति कर रहे हैं। पब्लिक के बारे में कोई सोचने वाला है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये नहीं मानते कि कहीं एक महीने में महंगाई कम नहीं हो सकती? जो सरकार है उसको सोचने समझने के लिए भी समय चाहिए होता है, और जो महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं पहले से बढ़ी हुई है, उसको कम करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने, ये जनता को सोचना चाहिए, आपको नहीं लगता? नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार में एक पॉइंट बहुत सबसे पहले स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस मुक्त हुआ, महंगाई एकदम सस्ता हो जाएगा। लोगों ने ये सोचा था कि जैसे ही भाजपा आएगी, नरेंद्र मोदी आएंगे, सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट मिला है, भाजपा को वोट नहीं मिला है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के साथ। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को बोलते थे मनमोहन के कि गुम मोहन सिंह, आज कौन से मंदमोहन हो गए हैं? इनका नाम इसके लिए इनका मंदमोहन हो जाना चाहिए। जी, कुछ पढ़े लिखे लोग भी हमारे साथ में हैं। बिल्कुल, उन्होंने भी अच्छे दिनों के लिए वोटिंग की थी, और ये सोचा था कि कहीं ना कहीं अच्छे दिन आएंगे। कुछ लोग क्या कहेंगे जो आज स्थिति बनी हुई है? महंगाई से हर आम आदमी त्रस्त है। जितना भाड़ा बढ़ गया है, एकदम हर आदमी परेशान है, और इतना भाड़ा बढ़ना नहीं चाहिए थे। जो आम आदमी है सीधा 10 रुपए से 15 रुपया हो चुका हुआ है, तो हर आदमी महंगाई से परेशान है, आम आदमी। लेकिन जो कहा जाता है कि महंगाई कम करने के लिए ये एक कदम उठाया गया है। रेलवे पे जिस तरह का बोझ है, उसके टैक्सेस है, वो पूरे नहीं कर पाते हैं। जो लोगों का किराया है वो बहुत कम है बनिस्पत जो उसका खर्चा आता है। तो कहीं न कहीं ऐसे कड़वे फैसले लेने की नरेंद्र मोदी द्वारा बात की गई है, क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं सर, उससे सहमत नहीं है। आम आदमी परेशान है, एकदम उससे सहमत नहीं। महंगाई से परेशान है आम आदमी, वो चीज से सहमत नहीं है। जी, जिस तरह से बात कही जा रही थी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बात कही जा रही थी अच्छे दिनों की, और लोगों को ये भरोसा दिया गया था कि कहीं न कहीं हम आपके बीच में उस तरह का शासन लेके आएंगे जिसको आप सूरज बोल सकते हैं, किस तरह का सूरज लाना चाहते हैं? जी, क्या इस तरह का होगा कि जैसे जो नेता है, बड़े बड़े नेता है, नरेंद्र मोदी जी, जो महंगाई बढ़ी है उसके समर्थन में वो कह रहे कि लोगों को अच्छी सुविधा देने के लिए, हाई क्लास सुविधा देने के लिए लोगों को ये सब महंगाई का सामना करना पड़ेगा। तो मैं पूछना चाहूंगा लोगों से कि क्या उनको महंगी सुविधा चाहिए या सस्ती सुविधा चाहिए, क्या चाहिए उनको? जी, मैं नितिन, मैं बोलना चाहूंगा इस चीज पे लेके। जो लोग हैं उनको कई सुविधाएं नहीं चाहिए होती है, लोगों को रोजी रोटी जो एक अहम मुद्दा है। आदमी चाहता है उसके पास में घर हो, 2 टाइम की रोटी मिले, और उसके घर में सुकून हो, इतना कि कहीं ना कहीं उसे भटकना नहीं पड़े किसी गैस सिलेंडर के लिए, पानी के लिए। ये लोग चाहते हैं जिन्हें कहीं हाई क्लास सुविधा की जरूरत नहीं होती है। फिर भी मैं लोगों से पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से सुविधा देने की बात की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा कि हम आप पे टैक्सेस बढ़ाएंगे तो हाई फाई सुविधाएं देंगे, तो आप क्या मानते हैं उस चीज को लेके जिस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है? अभी देखिए, जहाँ तक ये गरीब आदमी का सवाल है, उनके जेब को ये परवड़ना चाहिए कि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, और महंगाई के कारण ये अतिरिक्त बोझा रेलवे का किराया बढ़ना ये सामान्य आदमी के जेब को परवड़ने वाला नहीं है। लेकिन उसके लेकर कहीं ना कहीं सुविधाएं देने की बात की जा रही है कि हम जब आप पे टैक्सेस लगाएंगे तो उस तरह की सुविधाएं देंगे। जो उनका कहना है कि कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पैसे सब जेब में डाले, हम विकास के लिए उसको खर्चा करेंगे। किस तरह से सहमत है बीजेपी गवर्नमेंट की इस बात को लेकर? आप नहीं, इसके लिए सहमत तो है उसके बारे में, लेकिन क्या है कि उसके लिए कुछ मर्यादा होनी चाहिए, कुछ लिमिट होना चाहिए। सुविधा आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका पूरा बोझा पब्लिक के ऊपर मत डालिए।
जी, आप तो युवा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप इस चीज को मानते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसीज होती है कि बजट जो होता है उसको नियंत्रण में रखना होता है। बहुत सारे बोझ जैसे होते हैं कि हमें वर्ल्ड बैंक से भी कर्जे लेने पड़ते हैं, विदेशों से भी काफी कर्जे लेने पड़ते हैं। आज बहुत सारा पैसा है जो ब्लैक मनी कहा जाता है, लोगों में विदेशों में जो बैंकों में जमा करके रखा है वो बाहर नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि लोगों को ऐसे कड़वी दवा सो कॉल मोदी जी जो कहते हैं उसके लिए तैयार रहना चाहिए या कुछ और होना चाहिए कि काला धन वापस लाए? आप क्या मानते हैं? ये बात तो बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि इतने साल से जो गवर्नमेंट चल रही है उन्होंने अभी तो कुछ किया नहीं। अभी मोदी सरकार जो जीत के आई हुई है उन्होंने आते हुए जो अपने मछली मार जो भैया थे श्रीलंका वो पाकिस्तान उनको उन्होंने आते ही छुड़ाने का उतना तो काम किया। इतने साल से जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने तो अभी तो कुछ कर नहीं पाए। अभी देखो अभी जो प्रचार कर रहे ये कर रहे, रेल के भाड़े कम करना है, महंगाई कम करना, अभी देखो इनके बाद मालूम पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो हम तो सिर्फ उनके पीछे हाँ हम लोग पब्लिक है, हम मदद करेंगे, लेकिन हम लोग गरीबों के लिए अगर कोई गवर्नमेंट जी मैं आपको खास बताना चाहूंगा कि आज भी मोदी का जादू कहीं न कहीं बना हुआ है जो युवक है उसमें, क्योंकि उनके सर पे अभी देख सकते हैं आप टोपी भले कांग्रेस की हो लेकिन जो वाहवाही या गुणगान है वो कहीं न कहीं मोदी के लिए है। आप देख सकते हैं कि मोदी फैक्टर अभी भी कहीं न कहीं काम कर रहा है। फिर भी बिल्कुल विचार रखने का हर युवा होता है, हर सदस्य होता है, हर देश का नागरिक होता है, उसका अधिकार है जो उन्हें रखना चाहिए, मन से है। जिस तरह से उन्होंने वोटिंग की थी आक्रोश सामने आना चाहिए। और अगर जनता इस चीज को लेकर बिल्कुल सहमत है कि हाँ कुछ जो हमारे पे टैक्सेस है वो बढ़ेंगे, जो राजनीति से एक सवाल कि क्या ये महंगाई को लेकर जो कुछ विरोध हो रहा है तो इस पर दबाव पड़ेगा मोदी सरकार पर? जी से ये कहना चाहूंगा इस चीज को लेकर कि जो कहीं ना कहीं बीजेपी है या उसके सपोर्टर्स है इस चीज को सिर्फ इस हिसाब से लेंगे कि कहीं ना कहीं ये आने वाले जो इलेक्शन है